प्रोफेसर शशि, आपके पास जरा समझने, ये सारी चीजें हम लोग समझने के लिए कह रहे हैं। और प्रोफेसर रविकांत ने पास्ट में बताया कि अगर कोई आरोपी जब बरी हो जाता है तो फिर भाई उसके ऊपर आप कैसे उंगली उठाएंगे। अभी वर्तमान में, ये पुरानी बात कर रहे थे, वर्तमान में भी हमारे कुछ मंत्री लोग ऐसे हैं जो इससे ज्यादा जघन्य कार्यों में आरोपी रहे हैं और आज आज छूट गए हैं, तो सत्ता में बैठे हुए हैं और हम लोगों को बताते हैं कि कैसे दुनिया चलाई जाती है। खैर, प्रोफेसर शाह जी, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन इसलिए है कि मैं ये झूठ बोलूंगा सार्वजनिक रूप से। भाई मेरे, अगर आप पीछे देख ले तो भाई मैं रामचरितमानस रखता हूं। मैं जिस जिस परंपरा में बढ़ा हुआ हूं उसमें ऐसा माना जाता है कि भाई अगर आपके घर में कोई विपत्ति आए और रामचरितमानस का आप पाठ करें तो उससे वो विपत्ति दूर होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी मानता हूं कि वो जो एक एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था कह लीजिए, मनुवादी व्यवस्था कह लीजिए, उसको चूंकि मैंने झेला नहीं है तो उसके कष्ट को मैं उस तरह से नहीं देखता हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम सब लोग इस बात के साथ हैं कि ये जो समाज में जो इस तरह से भेदभाव होता है वो गलत है, और हम सब लोग उसके साथ जहां जितना भी अपने से हो सकता है वो करते हैं। अभी मूल मुद्दा यह है कि जो जयराम रमेश ने कंट्रोवर्सी खाम खा के लिए मुझे लगता है खड़ी की है, और ऐसे समय खड़ी की है जिससे पॉलिटिकल फायदा भी वो बीजेपी का ज्यादा हो रहा है बनस्पत जयराम रमेश के। तो पॉलिटिकली ऑल्सो उन्होंने एक बहुत बेवकूफ होने का काम किया है, और वो लाइबिलिटी ज्यादा होते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बनस्पत किसी एसेट के। मैं थोड़ा इस पे और एक लार्जर उस पे प्रोफेसर शशि आपसे गीता प्रेस की बात समझना चाहूंगा। नमस्कार। देखिए, पहली बात तो यह है कि यह विवाद क्यों पैदा हुआ है। गीता प्रेस पे यह विवाद स्वतः पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि गांधी जी के नाम पर जो पुरस्कार है वो गीता प्रेस को दिया गया है। और सवाल ये उठता है कि क्या गांधी के विचारों को पूरी तरह से आत्मसात कर गीता प्रेस ने उसको आगे बढ़ाया है या नहीं। अगर नहीं बढ़ाया है तो उसे गांधी पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, ये सवाल ये है। जयराम गणेश ने क्या कहा और जयराम रमेश के वक्तव्य का राजनीतिक औचित्य क्या होगा, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, वो एक अलग विषय है। राजनीति में उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, वो कितना आज की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए अनुकूल है या नहीं है। लेकिन ये तथ्य जो मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं कि गीता प्रेस को गांधी के शांति पुरस्कार देने का औचित्य क्या है। और चूंकि एक ऐसी सरकार के द्वारा, ठीक है, विपक्ष के नेता उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन आप समझिए कि विपक्ष के नेता की स्थिति क्या है, वहां वो एक है। तो सामान्यतः विपक्ष के नेता की स्थिति एक है, और एक ऐसी सरकार के द्वारा जो दक्षिणपंथी हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरह से प्रश्रय दे रही है, ऐसे समय में आप इसे सामान्य मत लीजिए कि गांधी शांति पुरस्कार जो गीता प्रेस को दिया गया है वो कोई सामान्य स्थिति है। नहीं, अगर सामान्य कोई और पुरस्कार होता तो गीता प्रेस की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। हम लोग भी बचपन से गीता प्रेस की किताबें पढ़ते रहे हैं, सस्ती किताबें होती थी। कई बार हमारे मुंगेर में बहुत बड़ी दुकान थी गीता प्रेस की, और हम लोग स्कूल के दिनों में चले जाते थे, और कई बार ये लगता था कि वहां सस्ती किताबें और पत्र पत्रिकाएं दूसरे तरह की भी मिल जाएंगी तो हम वहां खरीद लेंगे। बाद में वहां जानकारी मिलती थी कि नहीं, यहाँ इस तरह की कोई रचना या पुस्तक नहीं बिकती है, यहाँ तो बस हिंदू धर्म या सनातन धर्म के संबंध में, चाहे वो महाभारत हो, गीता हो, हनुमान चालीसा हो, दुर्गा, जो भी है वही उपलब्ध है वहां। तो मेरा पहला सवाल है कि ये कहना कि वो किसी धर्म विशेष के प्रचार से संबंधित प्रकाशन नहीं है, ऐसा नहीं है। है तो एक धर्म विशेष के प्रकाशन से संबंधित, ठीक है। उस धर्म विशेष के प्रकाशन में उसने सस्ते दरों में किताबों को उपलब्ध कराकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उसको फैलाने की कोशिश की है। तो अंततः जो है वो एक हिंदूवादी राजनीतिक चेतना के निर्माण में उसकी भूमिका से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर मैं वही लौट करके आता हूं कि गांधी शांति पुरस्कार क्या किसी धर्म विशेष के प्रकाशन को दिया जा सकता है क्या? तो गांधी भी है और शांति पुरस्कार भी है। और जो बहुत सारी बातें अभी लगातार आप देखेंगे कि सामने आ रही है, उसमें जो बातें हैं, और एक किसी संस्था हो, व्यक्ति हो, आप उसके इतिहास से उसे अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि 10 वर्षों में उसकी क्या भूमिका रही और विगत वर्षों में
जो विगत दशकों में उसका इतिहास रहा है उससे उसको बिल्कुल अलग करके हम देखेंगे। सवाल तो ये भी उठता है कि अभी जो बातें प्रोफेसर रविकांत ने कहा, अगर गांधी की हत्या में संदेह पे ही सही गिरफ्तारी हुई हनुमान प्रसाद पोद्दार की और दूसरे उनके साथी की भी, सवाल उठता है संदेह किस पे उठा, क्यों उठा, कुछ तो उसका कारण रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि यूं ही किसी राह चलते मुसाफिर को उस संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, संदेह के द्वारा गिरफ्तार भी हो और वो बाद में आप जानते हैं कि वो छूट गए, ठीक है। लेकिन सवाल है कि गांधी की हत्या पर क्या उनके मैगजीन कल्याण या जो भी गीता प्रेस के द्वारा कोई भी कथन, उसकी आलोचना, उसकी किसी प्रकार की निंदा, ये गलत हुआ है, क्या है कोई स्टेटमेंट? अगर नहीं है तो क्या आप, मेरा सवाल फिर वहीं जाता है कि किसी भी पुरस्कार को जो एक राष्ट्रपिता के नाम पर है, शांति पुरस्कार है और गांधी सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक हैं, हम उनकी बहुत सारे मुद्दों पर उनसे डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि गांधी भारत की आत्मा है। सांप्रदायिक सद्भाव विभिन्न धर्मों के बीच में, चाहे उनकी प्रार्थना हो, तमाम उसकी चीजों को अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी धर्म विशेष के प्रकाशन को और गांधी की हत्या, जैसे मैं भी उस समय कह रहा था, क्या गांधी की हत्या पर एक शब्द भी निंदा के, आलोचना के, क्या गीता प्रेस के द्वारा कल्याण पत्रिका में क्या कहीं पब्लिश हुआ है, उसको आधार बनाया जाए? अगर नहीं हुआ है तो क्या माना जाए? मौनम सहमति लक्षणम, क्या मौन को सहमति का लक्षण? और फिर संदेह के घेरे में वो गिरफ्तार भी हुए थे। तो सवाल इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जयराम रमेश ने क्या कहा वो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। मैं तो निसंदेह ये मानता हूं कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और अगर ये पुरस्कार दिया गया है तो इसके पीछे हिंदूवादी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है वही मंशा है। वो हिंदुओं के बीच में ये संदेश देना चाहती है। क्योंकि आप देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, एक तरफ गांधी शांति पुरस्कार सरकार के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा स्थापित है और गांधी की बात को वो कर भी रहे हैं कि हम तो गांधी पुरस्कार दे रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी के नाम पर गांधी विद्या संस्थान है बनारस में, जयप्रकाश नारायण ने 1960 में उसकी स्थापना की और उस पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस भेजा गया वहां के कमिश्नर के द्वारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित। तो एक तरफ वो गांधी का नाम भी लेते हैं और एक तरफ गांधी के द्वारा या गांधी के नाम पर निर्मित संस्थाओं को अपने नियंत्रण में भी लेना चाहते हैं। और नियंत्रण में लेने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अपने लोगों के द्वारा संचालित कर उन गांधीवादी संस्थाओं को या जयप्रकाश नारायण स्थापित संस्थाओं को वहां इस्तेमाल कर सकें, उसको यूज कर सकें और अपने राजनीति को वैधता प्रदान करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि अगर पूना पैक्ट का विरोध किया था, पूना पैक्ट का भी विरोध किया है, तो आप पूना पैक्ट का विरोध जो है गीता प्रेस या हनुमान प्रसाद पोद्दार, देखिए हनुमान प्रसाद पोद्दार और गीता प्रेस को आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। उन्होंने उस संस्था की स्थापना भी की और संस्था के वो स्थापना के बाद वो निरंतर उस पर उनका प्रभाव रहा, नियंत्रण रहा, तो आप बिल्कुल सेपरेट करके तो देख नहीं सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो अंबेडकर का विरोध, पूना पैक्ट का विरोध और तमाम जो बहुत सारी, और जैसा बार बार इस बात को दोहराने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान का विरोध हो सकता है, कांग्रेस ने भी विरोध किया है, दो राष्ट्र के सिद्धांत को कांग्रेस ने तो कभी स्वीकृति नहीं दी, यद्यपि विभाजन हुआ, कांग्रेस के कार्य समिति में ये फैसला हुआ क्योंकि जो तात्कालीन स्थितियां थी, इतनी हिंसात्मक स्थितियां थी और अंततः कांग्रेस ने उसको स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने जो है जिस प्रकार से कहा कि मेरी लाश पे पाकिस्तान का निर्माण होगा, यद्यपि उनके जीवन काल में पाकिस्तान बना और उनके लाश पे तो नहीं बना, है ना, तो सवाल वो नहीं है। लेकिन गांधी ने क्या पाकिस्तान के उस विभाजन को स्वीकार किया? वो तो उसके पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी वो अपने जीवन काल में पाकिस्तान जाना चाहते थे, इस बात को संदेश देने के लिए कि ये गलत फैसला हुआ है। सवाल सिर्फ ये है कि गांधी जैसे महान व्यक्तित्व के लिए जो निर्मित पुरस्कार है, क्या वो गीता प्रेस को इस समय देना, एक तरफ मंदिर निर्माण की घटना, तमाम हिंदुत्ववादी बातचीत और तमाम नफरत और हिंसा अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ या अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ,
उस संदर्भ से कट करके आप इस गांधी शांति पुरस्कार को जो गीता प्रेस को दिया गया है आप नहीं देख सकते हैं। अगर आप उसे एक सामान्य घटना के रूप में देखेंगे कि गीता प्रेस ने ये काम किया, मैं भी गीता प्रेस के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हमने भी बचपन में उनकी किताबें पढ़ी हैं, सस्ती किताबें पढ़ी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि एक तरफ गांधी शांति पुरस्कार, सरकार के द्वारा स्थापित पुरस्कार, दूसरी तरफ गीता प्रेस को जो एक धर्म विशेष के प्रचार के लिए सस्ते दरों पर पूरी दुनिया में पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है, और जिसकी अगर इतिहास के विषय में जब जानकारी मिलती है तो कई बार गांधी की हत्या के सवाल हो, पूना पैक्ट के सवाल हो, अम्बेडकर के सवाल हो, मंदिर प्रवेश का सवाल हो, सवाल ये उठता है कि अगर आप सामाजिक समानता में विश्वास करते हैं, अस्पृश्यता को आप नहीं स्वीकार करते हैं, तो मंदिर निर्माण, जो मंदिर में जो हरिजनों का, दलितों का प्रवेश था, उसका विरोध क्यों किया गया? और अगर कोई उसका विरोध करता है तो क्या वो शांति पुरस्कार का हकदार है? क्या वो गांधी के नाम पर स्थापित शांति पुरस्कारों का हकदार है? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। इसलिए इस विवाद को आप सिर्फ जयराम रमेश जी से देख करके मत देखिए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या समझ है। एक और बात है कि वो अक्षय मुकुल की किताब को आधार बना रहे हैं। अक्षय मुकुल ने बहुत अच्छी किताब लिखी है और काफी रिसर्च पे बेस्ड है। रामचंद्र गुहा और तमाम लोगों ने, अरुंधति राय और तमाम विद्वानों ने उसकी सराहना की है। सवाल सिर्फ इतना, मैं तो उसमें भी नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर इतिहास में ऐसे तथ्य प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हैं तो निसंदेह गीता प्रेस की जो उसका विश्लेषण किया जाएगा उसमें उन चीजों को ध्यान में लाना ही होगा। और अगर उन तथ्यों को आप ध्यान में लाते हैं तो मैं मानता हूं कि गीता प्रेस इस गांधी शांति पुरस्कार का हकदार बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, संघ या तमाम जो हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, मैं हिंदू नहीं, हिंदुत्ववादी, यानी हिंदुत्व को मैं एक राजनीतिक विचार मानता हूं, वो धार्मिक विचार नहीं है, उसमें समग्र हिंदू की बातें नहीं की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उसे राजनीति से बिल्कुल काट कर नहीं देखता। उनकी नजर 2024 पर है और उसी लिए उन्होंने लगातार एक के बाद एक दांव फेंक रहे हैं, जहां हिंदुओं को संतुष्ट करके समझाने की कोशिश की जाए कि हिंदुओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ही सब कुछ करेगी, और यही उसके पीछे एक साजिश भी है, यही उनका उद्देश्य भी है। और मैं इस प्रकार के किसी भी प्रयास की अपनी समझ के आधार पर उसका विरोध करता हूं। धन्यवाद जी। जो प्रोफेसर शशि ने पूछा कि क्या गांधी की हत्या का गीता प्रेस ने कभी खंडन या भर्त्सना की, मुझे नहीं मालूम है। ये गीता प्रेस से भी इसको सोर्स है जो बता सकता है कि इसकी भर्त्सना या खंडन हुआ कि नहीं हुआ। आनंद वर्धन भाई, यहाँ पे अक्षय मुकुल की किताब में इस बात का जिक्र है, उल्लेख है, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रिसर्च की गई किताब है। मुझे लगता है कि उसको आधार मानकर अगर उसके संबंध में ये कोई तथ्य उपलब्ध हैं कि उन्होंने गांधी की हत्या की आलोचना की थी, तो फिर हम उसको स्वीकार कर लेंगे। और अगर नहीं की तो उस समय का कोई भी व्यक्ति या संस्थान जो गांधी की हत्या का विरोध नहीं करता, उसकी निंदा नहीं करता है, वो निंदनीय है, मेरा ये कहना है। मैं प्रोफेसर शशि आपसे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, मुझे एक चीज यह है कि कम से कम ये पब्लिक डिस्कोर्स में तो ये बात आई, क्योंकि आज तक 2095 से शुरू हुआ है, आज मतलब 5 और 28 साल हो रहे हैं। हम लोगों ने कभी इसमें बहुत चर्चा भी नहीं की थी। आज पहली बार कम से कम एक इसमें चर्चा तो हुई। और आपसे इस टेक अवे क्या है, मतलब ये सारी कंट्रोवर्सी का या जो उसका टेक अवे हम लोग क्या लेके चल जाएं घर? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर राजनीति के संदर्भ में देखेंगे तो जो आप लाभ और हानि की बात कर रहे हैं वोट की राजनीति के संदर्भ में, उसका असर अभी देखने के लिए जो है इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीधे सीधे कांग्रेस को इस बात से जो है बहुत नुकसान हो जाएगा, इसको भी अभी देखने की आवश्यकता है। लेकिन ये तय है कि जो इसके पीछे की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कदम को बिना उसके राजनीतिक स्वार्थ और जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उससे अलग करके नहीं देखने की आवश्यकता है। शायद तब हम उनके कदम को भी समझ पाएंगे और फिर उन कदमों को रोकने की जो कोशिश संभव है इस समाज को जिसकी जरूरत है वो भी आसान हो पाएगा। अन्यथा अगर हम सामान्यतः उसी रूप में ले लेंगे तो शायद हम उस प्रकार के कदम को जो है उसका सही विश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे और उसको रोकने की जो आवश्यकता है वो भी प्रयास हम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें
इसको समझने की जरूरत है। डिस्कोर्स तो इसलिए हुआ कि चलिए जो है वो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया और ये सारी बातें, लेकिन ये भी स्थापित तथ्य हैं कि किसी भी प्रकार के पुरस्कार देने के जो पहले निर्धारित मापदंड हैं, उन मापदंड पर किसी व्यक्ति, किसी संगठन या किसी भी अन्य संस्था को जरूर तौलना चाहिए और फिर पब्लिक परसेप्शन में उसको लाना चाहिए, पब्लिक इमेज में उसको लाना चाहिए, यानी पब्लिक नोटिस में लाना चाहिए कि सरकार इस प्रकार के पुरस्कार देने के पीछे इन तथ्यों को ध्यान में रख रही है और इन संस्थाओं, ताकि कुछ पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातें सामने आए। सरकार तो सीधे सीधे 4 लोग 5 लोग एक कमेटी बैठे और वो एक निर्णय कर ले, और आप जानते हैं कि आज की सरकार जिस प्रकार की सरकार है, उसके निर्णय को रोकना इतना आसान नहीं है। मैंने इसी संदर्भ में एक बात कही थी कि गांधी विद्या संस्थान पर जिस प्रकार से नियंत्रण किया गया, ताले तोड़ दिए गए, वो क्या अगर गांधी के प्रति कुछ भी सम्मान होता इस सरकार को, तो फिर वो इस प्रकार की कोशिश नहीं करती। और राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो कला केंद्र है, हमने वहां भी जाके बातचीत की है, जो वहां के निदेशक है उनसे जाके बातचीत की और उनको भी समझाने की कोशिश की। सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम वो रोक पाएंगे भी क्या? मुझे तो लगता है कि वो भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सब कुछ पूर्व नियोजित है, पूर्व प्रयास है उसमें, और उसके पीछे उनकी मंशा बहुत साफ है। मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है, और यहां से इस बात को समझेंगे तो शायद हम इन कदमों को रोक पाएंगे, उसका विरोध भी कर पाएंगे और उसको रोक भी पाएंगे।